तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। मैं जब ओशो के संदर्भ में चारों तरफ होती हुई चीज़ें देखता हूँ, भारत में, भारत के बाहर, या जो सोशल साइट्स पे आते ही रहता है कुछ न कुछ, मेन जरिया तो मेरा वही है देखने का कि क्या चल रहा है। हर गली मोहल्ले, नगर, छोटे गांव, शहर में या और बाकी जगहों पे भी इतना दिखावा, इतना कर्म कांड, इतनी समय बाह्य बातें, ऐसे मूर्खतापूर्ण काम ओशो के नाम से। तो मैं विचार करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सब क्यों चल रहा है, जिसको देखो वही। तो मेरा एक ध्यान गया कि लोगों में धैर्य की बहुत कमी, धैर्य नहीं है। और अध्यात्म में धैर्य तो प्राथमिक चीज़ों में आता है। नारद की कहानी ओशो सुनाते हैं ना, कि किसी को कहते हैं कि कुछ जन्म लगेंगे तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाता है, और किसी को जब वो एक पेड़ के नीचे नाच रहा होता है और उसको कहते हैं कि तेरे को इतने जन्म लगेंगे जितने इसमें पत्ते और फूल हैं, तो और नाचने लगता है। बोले इतनी तो पत्ते और फूलों की बात है, और वो उसी वक्त ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये घटना ही सारी परम धैर्य की, परम शांति की, परम शीतलता की। ये जो शीघ्र पतन की बीमारी, ये हर एक चीज़ इंस्टेंट चाहिए। इधर संन्यास की कोई प्रक्रिया हुई और उधर बस गुरु बनना है। और मैंने सालों साल देखा ऐसी भयानक महामारी जैसी चीज है ये, जिसको देखो उसको गुरु बनना है। अनपढ़, गंवार, अशिक्षित, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष, इतनी क्यों बीमारी है ये? और ये मेरे को तो लगता मानसिक रोग है। अध्यात्म का तो क्या कोई संबंध ही नहीं हो सकता, और ओशो के साथ तो भूल ही जाओ। ओशो को तो करोड़ जन्मों में भी ऐसे इन बेवकूफ़ लोगों को, या ऐसे अधैर्य से भरे लोगों को, बेचैन लोगों को क्या मिलेंगे ओशो। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस ढोंग ढकोसले का ढिंढोरा इतना पीटा जा रहा है कि जो ओशो का मैसेज एक तरीके से फुसफुसाहट विस्परी, मौन, गहन शांति, गहन धैर्य, नक्कार खाने में तूती की तरह हो जाता है। और उसका दुष्परिणाम बड़े से बड़ा ये हुआ कि वैचारिक तल पे तो निश्चित मैं मानता हूं कि ओशो को आज के प्रबुद्ध वर्ग में काफी पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। लेकिन जहां बात ध्यान की जाती है, जो कि ओशो का मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है, उस पर उतना काम ही नहीं हो रहा है, या न के बराबर काम हो रहा है। क्योंकि भाई ओशो तो ये भी बोले ना कि भाई मैं शब्दों का इसलिए उपयोग कर रहा हूं ताकि तुम्हें शब्दों के पार ले जा सकूं। कोई शब्दों में हमें उलझाने का उनका धैर्य थोड़े क्या है क्या। तो बात तो गहरी थी, ध्यान की, मौन की, शांति की। कहां दिखता है? मेन कथित ध्यान शिविरों को और तरह तरह के कम्यून, आश्रम और रिजॉर्ट और पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं आजकल, तो देखता तो रहता हूँ मैं। वहां पे शांति जैसी चीज मुझे नहीं दिखाई देती। उछल कूद दिखती है, हंसी ठिठोलियां दिखती है,
ये धक्के देने दिखते हैं, फूहड़ नौटंकियां दिखती, लेकिन शांत, मौन, आनंदित। कितने फोटो आते हैं, इवन फोटो भी नहीं आते, क्योंकि कोई है ही नहीं उस अवस्था में, तो फोटो क्या लेंगे। अब जिनको भी, अब जैसे कि जो ये बहुत सारे शिविर लेते फिरते हैं और पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, गुरु बनते हैं और ऐसे माइक लगा के कुर्सी पे बैठ के प्रवचन देते हैं, ये तो गजब ही बेवकूफ़ी है यार। इतनी मूर्खता कैसे हो सकती है यार, इतनी नकल। ओशो जैसा पोडियम बनाएंगे, फिर कुर्सी पे बैठेंगे, फिर वो पैर पे पैर रखेंगे, फिर वो माइक इधर आएगा। कुछ तो अपना लाओ रे। फिर रबादे पहन लेंगे, टोपा पहन लेंगे, वैसे रंग बिरंगे पहन लेंगे। इतना सतही, इतना बचकाना। ये अध्यात्म है, ये ओशो है, ये ओशो हो सकते हैं। अब हाँ, अब ये क्या होता है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र की इतनी सारी दिमाग में चीजें जा चुकी है कि जहां कुछ संख्या दिखती है तो हमें सफलता दिखती है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। जिसको बहुमत मिल गया वो विजेता, वो सफल, वो महानेता, वो नॉन बायोलॉजिकल, वो सब कुछ हो जाता है। सेम बीमारी जीवन के हर क्षेत्र में आ गई। इतने लोग आए, इतने लोग वहां आने लग गए, इतने लोगों ने संन्यास लिया। देखो, अब जितना भी बात होती है वो संख्या पे होती है। क्या करोगे संख्या का? मूढ़ों की भीड़ इकट्ठी होके जबले पहन के ओशो ओशो करती भी है, तो उससे होता क्या है, होना जाना क्या है? वो ओशो ओशो भी कर सकते हैं, वो कुछ गोशो गोशो भी कर सकते हैं, वो कोका कोला भी कर सकते हैं, वो वोका कोला भी। वो तो कोई भीड़ के तो कम काम है क्या समाज में और दुनिया में? अध्यात्म तो अति प्रतिभावान लोगों का काम है, उच्च चेतना का काम है, गहन मोहन में जाने वाले साधक का काम है। और फिर इंटेलिजेंस, फिर क्रिएटिविटी, फिर लव, फिर ब्यूटी। कितना कुछ ओशो दे के गए। बात होती है कभी? जब मैं इस सब ढोल नगाड़े को देखता हूं, इस सब फुहड़ता और उछल कूद को देखता हूं, तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती। दुख जरूर होता है, चिंता जरूर होती है कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग। और वो क्या 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 दिखाई देने लगता है भाई, क्या क्या। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक चलन ही चल निकला है फुहड़ता का। और फुहड़ता कई रंगों में। मैं कभी कभी ऐसे क्लिप्स देखता हूँ, कोई युवती है, ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, थोड़े से वो, और पीछे पीछे ओशो का प्रवचन चल रहा है, और वो युवती सुंदर हो तो वो क्लिप ज़्यादा ही चलता है। ये बीमारियां। अब ओशो के प्रवचन के लिए किसी का यौवन दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब इतना गंदा चित्त है इस ढकोसलेबाज का, इस जबलाधारी का, इस देवदत्त का, इस लट्ठ भारती का, इस रिंग मास्टर का, इन मालाधारियों का, इन सब का, कि ओशो तक को उस गंदगी में ले जा रहे हैं। मैंने कभी, क्या हमने कभी कल्पना की थी ओशो के जीते जी की इस तरीके के कोई क्लिप्स बने या फिल्म बने या वीडियो बने कि किसी खूबसूरत युवती को दिखाए दृश्य पे तो और पीछे ओशो की आवाज़ चले। प्रकृति के साथ फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी किसी फिल्म वगैरह में
कहीं जो एक मैनिफेस्टो बनी फिल्म थी या इस तरह में ज़रूर चले थे। वो फिल्मों में किसी संदर्भ में चले थे। जैसे ओशो अगर पर्यावरण पे बोल रहे हैं तो प्रकृति दिखा रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान दिखा रहे हैं, फायदे दिखा रहे हैं, वो सब प्रतीकात्मक। लेकिन इस तरीके से तो मैंने कभी नहीं देखा। तो कितने तलों पर कितना बचकानापन आ रहा है, कितनी मुक्ता आ रही है, कितना उथलापन आ रहा है, कितनी फुहड़ता आ रही है और आती जा रही है। जो ओशो का मौन है, जो ओशो की शांति है, जो ओशो बुद्धत्व की बात करते हैं, तालमेल बैठा पाते इन दो दर्शों का? असंभव। अब इसीलिए मेरे को कभी कभी कोई फ़ोन करके पूछते हैं ऐसे ही इन लंपटधारियों के बारे में। भाई मेरे से मत पूछा करो यार, मैं ओशो के साथ खुश हूँ, ओशो मेरे सदगुरु हैं, मेरे को इन लंपटधारियों से कोई मतलब नहीं। वो कितना ही दावा करे बुद्धत्व का, कितने ही वो जुल्फें बिखेर बिखेर के कुछ का कुछ करे या जो भी किसी को करना हो करे, और जिसको मानना है वो मानो भैया। मेरे इस जीवन में जब से ओशो सदगुरु बने हैं उस पल से लेके आज पल तक मेरे वही सदगुरु हैं और मैं उनके साथ में खुश हूँ। मेरा एक पल को भी कभी किसी पे ध्यान नहीं जाता। अब कौन क्या कर रहा है, जिसके कितने लोग आने लग गए, उसने कितने कमरे बना लिए और उसने कितनी वो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसा तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं न तो उससे ओशो मानता हूँ, न ओशो से किसी तरीके से मैं चीज़ों को संबंधित कर पाता हूँ। तो मेरा कोई रस नहीं, वो कोई भी हो, उसके कितने यूट्यूब चल रहे हों, उसका पता नहीं क्या क्या हो रहा हो, क्योंकि ये सारी तो चीज़ें क्या होता है कि व्यावसायिकता का ज़माना है। जो जितना व्यावसायिक होता है, जितना उसका इस तरीके की चीज़ों में दिमाग चलता है, जो ऐसे काम करने में शातिर होता है, चतुर होता है, तो वो कर लेते हैं। और दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। मैं तो आए दिन खबरें पढ़ता रहता हूँ कि किसी ने कोई फसलें उगा के करोड़ों कमा लिए, किसी ने क्या क्या करके क्या क्या कर लिया। तो दौर चल रहा है ऐसा। अब और इन पैसे कमा लेने से या ये बड़ी बड़ी जगह बना लेने से या भीड़ इकट्ठी हो जाने से मैं इसे न तो अध्यात्म मानता हूँ, न मैं ओशो तो कतई नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। जब तक कि परम धैर्य न हो, परम धैर्य साधना है ही ये। और गुरु बनने की चाह क्यों इतनी, क्यों बनना है गुरु? महाहीनता की ग्रंथि से ग्रस्त व्यक्ति गुरु बनने की तरफ जाता है, उसका मन चलता है। महाहीनता की ग्रस्त। बाकी कोई गुरु जो ये नौटंकियां करते हैं क्यों बनेगा? किसी का गुरु क्यों बनना है? तो ये जो गुरुडम है ये तो मानसिक विकृति, थर्ड ग्रेड की मानसिक विकृति। और वो कोई भी हो भैया, मेरे लिए वो एक मानसिक विकृत, सड़ा गला या सड़ी गली या महा नीचे तल की चेतना है। मेरा कोई रस नहीं। तो मेरे को कभी कोई इस बारे में, कभी कभी मेरे को कोई फ़ोन करके पूछते हैं ऐसे ही, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किताबें लिखी न, तो भैया जिसका जो जाने। मेरा ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट कभी भी नहीं, आज भी नहीं। मैं कभी किसी से इस तरीके से प्रभावित होता ही नहीं। हाँ, इंटेलिजेंट लोग, क्रिएटिव लोग, अच्छे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को जीवन भर मुझे चित्रकार मिले, लेखक मिले, कवि मिले, मूर्तिकार मिले, संगीतकार मिले, एक से एक सुंदर लोग मिले।
बड़े सहिष्णु, बड़े बुद्धिमान, बड़े तार्किक, अध्ययनशील, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसा कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, झबले पेन पेन के गुरु नहीं बन सकता। तो मेरे लिए तो कसौटी यही है कि जो इस सब में लगा है वो गंदगी में पड़ा हुआ सड़ा कीड़ा है। मेरी कोई रुचि नहीं है ऐसे सड़े कीड़ों में। ओशो के साथ हम तो बहुत खुश हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं। एक लंबा जीवन जिया ओशो के साथ। रोज रोज इस जीवन को जीने में खूब मजा आया। ओशो के खूब 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 रंग देखे, इंद्रधनुषी रंग देखे, और देखते जा रहे, रोज देखते जा रहे। नित नई चीज़ें होती है, नित नई समस्याएं भी आती हैं, नित नई चुनौतियां आती है, और उनसे जब निकलते हैं तो जीवन का खेल समझ में आता है। चीज़ें होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों से कुछ और चीज़ें हो गई। जीवन ऐसा ही है। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए। अनमोल जीवन है, बहुमूल्य अवसर मिला है कि अस्तित्व ने हमें ओशो से परिचित करवाया है। इस अवसर को किसी भी हालत में चूका नहीं जाना चाहिए। वो कैसा ही देवदत्त हो कि वो कैसा ही कोई भी हो, ओशो से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। ओशो से ऊपर किसी चेतना को जानने में तो हजारों हजारों साल लगेंगे। किसी के चक्कर में और धोखे में मत आइएगा। इतनी बुद्धिमानी तो कम से कम लगाओ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।